वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज बायोलॉजी की क्लास 12 है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रक्त परिसंचरण प्रणाली पार्ट 3, जिसमें आरएच कारक, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आरएच फैक्टर वगैरह के बारे में हम लोग सीखेंगे। साथियों, साइंस की इससे पहले 11th क्लास हो चुकी हैं, मतलब 11 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें आप जाके सीरीज से वीडियो देख सकते हैं और उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। साथियों, यदि आप अपने समय को बचाना चाहते हैं, मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरा पीडीएफ बाइलिंगुअल मंगा सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग समय को ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग आरएच फैक्टर को सही से नहीं समझे थे, आज उसको हम लोग समझेंगे और साथ में इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को भी समझेंगे। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या चीज होती है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथियों, जैसा कि हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सारी चीजें हम लोग समझ रहे हैं, एक एक करके हमने सारी बातें की हैं। जैसे ब्लड कंपोजिशन पर हम लोगों ने बातें कर लिया है। ब्लड कंपोजिशन, कंपोजिशन समझते हो ना? यानी कि रुधिर का संगठन, इस पर बात हो चुकी है। ठीक है, एक मिनट साथियों। हाँ, तो एक तरीके से इस पर बात कर लिए हैं हम लोग अच्छे से विस्तार से। दूसरी चीज, इसमें हम लोग और किस पर बात किए? ब्लड कंपोजिशन के बारे में क्या है, और ए बी ओ ब्लड ग्रुप के बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया। कैले कैसे कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज मिला, और ए बी ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है। अगर हम पॉजिटिव निगेटिव को नया ध्यान में रखें तो ए सर्वदाता होता है, सॉरी, ओ सर्वदाता होता है, ए बी सर्वग्राही होता है, अगर हम पॉजिटिव निगेटिव को ध्यान में नहीं रखते हैं तो। साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, लैंड स्टीनर क्लासिफाइड द ब्लड इन 4 ग्रुप इन 1901, मतलब 1901 में। देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है भैया। लैंडस्टीनर क्लासिफाइड द ब्लड इन 4 ग्रुप, यानी कि 4 ग्रुप में इनको कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। भाई, एबीओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसको 4 ही भागों में बांटा था। किसी का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। ही पब्लिश्ड अ पेपर अबाउट डिस्कवरी ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, यानी कि इसी को एबीओ ब्लड ग्रुप कहा गया। बिफोर दिस लैंडस्टीनर हैड क्लेम दैट ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड, इससे पहले उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। बिकॉज ऑफ हिज वैल्यूएबल डिस्कवरी ही वॉन द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1930, 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। समझ गए? आज साथियों हम लोग को बात करना है आरएच एंटीजन का, रीसस फैक्टर पर बात करना है, आरएच फैक्टर पर बात करना है। ये भी बहुत सिंपल है। देखिए साथियों, द आरएच आर रीसस फैक्टर्स इसको कहते हैं। रीसस प्रोटीन भी आप कह सकते हैं। एज अ डिस्कवर्ड इन 1940 बाय के लैंडस्टीनर एंड ए एस वीनर। समझ गए? व्हेन दे ऑब्जर्व्ड दैट an injection of the blood from rhesus monkey into rabbit caused an antigenic reaction in the serum component of rabbit blood। भैया, इनके देखिए दो वैज्ञानिक थे। एक तो भाई लैंडस्टीनर साहब जहां भी जाते थे किसी का भी ब्लड निकाल कर चेक करना चालू कर देते थे। एएस वीनर भी इनके सहयोगी थे। क्या करते हैं भाई, जब इन्होंने रीसस, अफ्रीका की ये रीसस मंकी है, इन रीसस मंकी का जब ब्लड रैबिट में इन्होंने इंजेक्ट कराया तो रैबिट के ब्लड में इस आरएच एंटीजन, ये जो रीसस की मंकी के ब्लड के खिलाफ, भाई ये रीसस का मंकी है, ये रीसस का मंकी है, और ये किसका है? रैबिट का। मतलब ये रीसस का ब्लड है, मंकी में बोल रहा हूं, ये रैबिट का ब्लड है। तो साथियों, इसका ब्लड निकालकर जब इसमें डाला तो क्या देखा? इनका ब्लड निकालकर साहब जब इसमें चेक किया तो देखा इसके खिलाफ जो ये आया हुआ है, इसके खिलाफ इसमें क्या बनना चालू कर दी गई है? एंटीबॉडी बनना चालू हो गई है। यानी कि इसके खिलाफ कुछ रिएक्शन रैबिट के ब्लड में हो रहा है। तभी इन्होंने इस ब्लड ग्रुप को मनुष्यों में खोजना चालू किया, मनुष्यों में मतलब देखना चालू किया कि क्या ये मनुष्यों में भी पाया जाता है।
तो बिल्कुल इन्होंने देखा कि ये बिल्कुल ह्यूमंस में भी हैं, थोड़ा सा उनका रूप बदला हुआ है, जिसको पहली बार ये नहीं पहचान पाए थे। इसीलिए एबीओ ब्लड ग्रुप ही केवल उन्होंने दिया। पहली बार इसको नहीं जान पाए थे, लेकिन जब रीसस मंकी के ब्लड को देखा, तब इन्होंने एकदम उद्घोषणा कर दी कि भैया एक और एंटीजन होता है, और उसका क्या नाम होता है? आर एच एंटीजन। उसका क्या नाम होता है? आर एच एंटीजन। अभी तक इन्होंने क्या बात किया था? भाई ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या क्या हो सकता है? ओ। अब इन्होंने और क्या बात किया? अब एक और एंटीजन की इन्होंने खोज कर ली। जब रीसस का ब्लड मंकी के ब्लड में चढ़ा रहे थे, तभी इनको ध्यान में आया, क्योंकि इसमें इस ब्लड जो ये आ रहा है, ये ब्लड, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ रिएक्शन चालू हो गए। तब इसको देखा, और जब मनुष्यों में इसका अन्वेषण किया गया, मनुष्यों में इसकी डिस्कवरी की गई, तो पाया गया यस, एक और एंटीजन आरबीसी में मौजूद होता है। उस एंटीजन को इन्होंने उस समय, चूंकि रीसस मंकी में पहली बार इन्होंने देखा था, उसका नाम रख दिया गया साथियों आर एच एंटीजन। वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एंटीजन को ही हम किस नाम से पुकारते हैं भाई? प्रोटीन के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? प्रोटीन। एक चीज और, इसको, इस पूरे चैप्टर को देखने से पहले आप जरूर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको सीरीज से देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लास चलती है, आप में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रटने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको नहीं मतलब है ये समझना, और रटते हैं, फिर बाद में भूल भी जाते हैं, या फिर टीचर पर दोषारोपण करते हैं कि ये टीचर सही से समझा नहीं पा रहा है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है भैया, आप शुरुआत से जब तक वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है ये चीज समझ में ना आए। तो भैया ध्यान दीजिए, आरबीसी एक और खोजी गई, किसका क्या नाम था उसका? आर एच एंटीजन। बात समझ गए? आर एच एंटीजन उसका नाम था। अब आर एच एंटीजन जब खोजा गया, तो इसे रीसस फैक्टर, या री आर एच एंटीजन, या आप इसे आर एच प्रोटीन के नाम से भी पुकारा जा सकता है। अब जिन मनुष्यों में ये आर एच फैक्टर प्रॉपरली पाया जाता है, यानी कि द आर एच फैक्टर इज अ मतलब प्रोटीन which found on the surface of the red blood cells, ये देखिए आरबीसी में पाया जा रहा है। If your blood cells have this protein, you are RH positive. If your blood cells do not have this protein, you are RH negative. सिंपल सी बात है यार, यदि आरबीसी में, आरबीसी की सरफेस पर ये वाली प्रोटीन मौजूद हो, आर एच एंटीजन मौजूद हो, आर एच प्रोटीन मौजूद हो, तो देन आर एच एंटीजन मौजूद हो, आरबीसी पर यदि आर एच एंटीजन मौजूद हो साथियों, तो उसके ब्लड को हम क्या बोलेंगे? आर एच पॉजिटिव ब्लड। उसके ब्लड को क्या बोलेंगे? आर एच पॉजिटिव ब्लड। और जिसके आरबीसी में आर एच एंटीजन नहीं हो, आर एच एंटीजन नहीं हो, एंटीजन नहीं हो, उसके ब्लड को हम क्या बोलेंगे? आर एच निगेटिव ब्लड। बात समझ रहे हैं? तो आर एच पॉजिटिव ब्लड किसे कहेंगे? जिसमें आर एच एंटीजन हो, और जिसमें ना हो भैया आर एच निगेटिव है। आप आस पास पड़ोस में देख डालिए, कितने आर एच पॉजिटिव वाले हैं और कितने आर एच निगेटिव वाले हैं। जब आस पास पड़ोस में देखोगे ना, तो पता चलेगा आपको 90% जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो आर एच पॉजिटिव वाले हैं, और 10% ऐसे भी लोग होंगे जो आर एच निगेटिव वाले होंगे, जिसमें आरबीसी में ये वाला प्रोटीन नहीं पाया जाता। बात समझ रहे हैं? और जिनकी आरबीसी में पाया जाता है उसे आर एच पॉजिटिव, इनकी संख्या ज्यादा होती है, 90% होती है। और जिनकी में आर एच, आप बताइए, आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए आपका ब्लड ग्रुप क्या है? अधिकांश लोगों का निकल के आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। निगेटिव बहुत कम होता है। समझ रहे हैं? अब ब्लड डोनेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई अभी तक तो मैंने क्या बताया भाई? अभी तक तो सिंपल था। ए ए को ब्लड देता था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या ए बी को ब्लड देता था क्या? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को तो ब्लड दे लेता है, क्या ए नेगेटिव को दे लेगा? बिल्कुल दे लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है साथियों। ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव को दे पाएगा? बिल्कुल दे लेगा। यार इसमें भी आर एच एंटीजन है, इसमें भी आर एच एंटीजन है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आर एच एंटीजन नहीं है,
इसमें भी नहीं है। तो देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो क्वेश्चन बनता है, क्या ए पॉजिटिव ए निगेटिव को देगा? क्या ए निगेटिव ए पॉजिटिव को देगा? अब यही हमें समझना है। आप कहेंगे ए बी को नहीं देगा, ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूं उस चार्ट के माध्यम से कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी को ब्लड नहीं देगा। ये मैंने पहले ही बता दिया है, ये तो चार्ट से ही समझ में आ गया। लेकिन अब यहां पर दिक्कत ये आ गई, ए पॉजिटिव ए निगेटिव को देगा कि नहीं देगा, ए निगेटिव ए पॉजिटिव को देगा कि नहीं देगा, ये समझना है। समझ रहे हैं? तो आइए इसको भी देख लेते हैं साहब। इसमें क्या देखेंगे? देखिए साहब, जब ए नेगेटिव वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड देता है, तो इसके पास आर एच एंटीजन है क्या? तो आर एच एंटीजन इसके पास नहीं है। नहीं। लेकिन इसके पास आर एच एंटीजन है। आर एच एंटीजन है। इसके पास नहीं है साथियों, बहुत ध्यान से समझना। ए निगेटिव के पास आर एच एंटीजन नहीं है, इसके पास आर एच एंटीजन है। जब ये इसको ब्लड देगा, ए निगेटिव वाला ए पॉजिटिव को देगा, तो साथियों एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनती है? बताइए। एंटीबॉडी कब बनती है? साथियों एंटीबॉडी तब बनती है शरीर में, जब हमारे शरीर से कोई अलग एंटीजन हमारे शरीर का जो हिस्सा नहीं है, ऐसा एंटीजन हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में इंटर करता है, तभी उसको मारने के लिए हमारे ब्लड की प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनती है। ये स्टेटमेंट 10 बार सुन लेना मेरे आगे के बढ़ने वाले वीडियो, मतलब जो मैं आगे पढ़ा रहा हूं, इस स्टेटमेंट को बड़ा ध्यान देना। क्या मैं बोल रहा हूं? हमारे शरीर में एंटीबॉडी क्यों बनती है? मतलब किस लिए बनती है? तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी हमारे शरीर के अलावा कोई दूसरा, जब कोई एंटीजन प्रवेश करता है, कोई दूसरा एंटीजन हमारे ब्लड में प्रवेश करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। हमारे ही शरीर के एंटीजन के खिलाफ हमारी एंटीबॉडी कभी नहीं होती। भैया अगर हमारा ही एंटीबॉडी हमारे ही एंटीजन को मारने लगेगा, तब तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? हमारे आरबीसी में एंटीजन भी है, हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी है। हम बार बार कह रहे हैं, वीडियो पिछला देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हैं? तो ये मतलब चैनल भी उन्हीं के लिए है जो वाकई सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए नहीं कि तफरी में आ गए चलो सीख रहे हैं, अच्छा कौन किसको ब्लड देता है। समझ रहे हैं? तो उसके लिए चैनल नहीं है, मतलब सीखने के लिए है, मतलब एक तरीके से आप एग्जाम दे रहे हो जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, एक सामान्य नागरिक है, अगर आपको जानने की इच्छा है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, तो भी आप देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है? मतलब हमारे इस चैनल पर सीरियस कैंडिडेट ही अगर रहेंगे तभी वो समझ पाएंगे, नहीं तो सीरियस नहीं, तफरी के लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर ध्यान दीजिए, आर एच एंटीजन हमारे शरीर में एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनते हैं? हमारे शरीर के एंटीबॉडी हमारे ही शरीर के एंटीजन के खिलाफ कभी नहीं बनते। ये मैं पॉइंट भी लिख दे रहा हूं। यानी कि हमारे शरीर के, हमारी बॉडी जिसे हम कह रहे हैं, हमारे शरीर के एंटीबॉडी हमारे ही शरीर के, हमारे शरीर के ही एंटीजन के खिलाफ नहीं बनते। नहीं बनते। हमारे शरीर के एंटीबॉडी हमारे शरीर के ही एंटीजन के खिलाफ नहीं बनते। मतलब यहां साफ साफ है, तो हमारे शरीर के एंटीबॉडी हमारे शरीर के अलावा कोई एंटीजन आएगा तभी उसके खिलाफ काम करेंगे। और आप जानते हैं एंटीबॉडी किसके खिलाफ होते हैं?
एंटीजन के खिलाफ होते हैं, एंटीजन के विरोधी विरोधी होते हैं। लेकिन हमारी ही एंटीबॉडी हमारे ही एंटीजन के खिलाफ कभी नहीं होगी। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनेंगे वो दूसरे एंटीजन के खिलाफ बनेंगे। ये बात समझ रहे हैं? अब साथियों यहां पर देखिए, इन चीजों को आप अब इनसे कोरिलेट कराएंगे हम। इनके पास आरएच एंटीजन नहीं है, इनके पास आरएच एंटीजन है। तो बताओ बेटा, ए निगेटिव क्या कुछ ऐसा दे रहा है ए पॉजिटिव को कि इसके बॉडी में इसके खिलाफ, ए निगेटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी? क्या ए पॉजिटिव के अंदर कोई एंटीबॉडी बनेगी ए निगेटिव के खिलाफ? तो आप कहेंगे सर कोई एंटीजन जाएगा तभी तो होगा, तभी तो भाई ए पॉजिटिव के अलावा कोई एंटीजन जाएगा उसके शरीर में, उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। तो बताओ बेटा, ए निगेटिव में कोई ऐसा एंटीजन है वो ए पॉजिटिव के पास जा रहा है? नहीं। किसके पास एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा तो जो ले रहा है उसके पास है। आर एच पॉजिटिव, सॉरी, आर एच एंटीजन इसके पास है, इसके पास तो वो भी नहीं है। तो एक्स्ट्रा किसके पास है? ए पॉजिटिव के पास है ना। ए निगेटिव के पास तो कोई एंटीजन ही, मतलब आर एच एंटीजन है ही नहीं यार। तो एक्स्ट्रा तो जो ले रहा है उसके पास है। तो ये बताओ, जब कोई दूसरा एंटीजन आएगा तब तो एंटीबॉडी बनेगी उसके खिलाफ, और जब आएगा ही नहीं, कोई आ रहा है बताओ, कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं अगर ए पॉजिटिव ए निगेटिव को देगा, अब तो ध्यान रखो, यहां से कौन जा रहा है? आर एच एंटीजन जा रहा है जो ए निगेटिव के पास नहीं है। ए पॉजिटिव वाले का ब्लड जब ए निगेटिव को चढ़ाया गया तो एक्स्ट्रा क्या गया? आर एच एंटीजन गया, क्योंकि इसके पास क्या है? आर एच पॉजिटिव ब्लड है, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये ए निगेटिव है। एक्स्ट्रा तो इसके पास है, इसके पास तो कम है। एक्स्ट्रा तो इसके पास है, ए पॉजिटिव के पास। तो जब आर एच एंटीजन ए निगेटिव के पास जाएगा तो ए निगेटिव के ब्लड में क्या होगा भाई? क्या होगा? आर एच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेंगे। कुछ समझ में आया? किसके खिलाफ? आर एच एंटीजन के खिलाफ। ये समझाने के लिए पूरा पेज है। लेकिन जब साहब ए निगेटिव वाला ए पॉजिटिव को दे रहा था तो कोई भी एक्स्ट्रा एंटीजन, ऐसा कोई एंटीजन नहीं जा रहा था जो आर एच पॉजिटिव के, जो ए पॉजिटिव के पास ना हो। ए पॉजिटिव के पास अधिक एंटीजन है, ए निगेटिव के पास कम एंटीजन है। तो जब इसको ब्लड देगा तो कोई एक्स्ट्रा चीज कहां जा रही है? लेकिन साहब इसको जब दे रहा है तब तो एक्स्ट्रा चीज जा रही है ना, आर एच एंटीजन जा रहा है ना। तो इसके बॉडी में क्या एंटीबॉडी नहीं बनेगी? उम्मीद है साथियों इसको कई बार सुनेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब मान लो हमारा ब्लड ए पॉजिटिव है, कोई ए निगेटिव, आपका ब्लड ए निगेटिव है, आप मुझे ब्लड दे रहे हो, तो हमको क्या आर एच एंटीजन दे रहे हो क्या? अरे हमारे पास वो पहले से है, हमारे पास तो पहले से ही ज्यादा है क्योंकि हम पॉजिटिव हैं। हमारे पास आर एच एंटीजन पहले से, आपके पास नहीं है। आपका ब्लड अगर हमारे शरीर में आएगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी हमारे शरीर में नहीं बनेगी, सीधी बात। लेकिन यदि आपका ए पॉजिटिव है, हमारा ए निगेटिव है, तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी। आपका आर एच एंटीजन हमारे शरीर में आ रहा है जो कि हमारे पास नहीं है, तो उसके खिलाफ क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। ये बात समझ में आए? क्योंकि यहां लिखा है हमारे शरीर का एंटीबॉडी हमारे ही शरीर के एंटीजन के खिलाफ नहीं होता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा इसमें छिपा हुआ? हमारे शरीर का एंटीबॉडी दूसरे शरीर के ही एंटीजन के खिलाफ होता है। समझ गए? यानी कि ऐसा कोई एंटीजन आएगा जो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा। तो उम्मीद है साथियों बेहतर ढंग से समझ में आया है। ठीक है।
तो हालांकि ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं यहीं पर डिस्कस कर दे रहा हूं। एक मिनट। हाँ, यहां तक समझ में आया? बढ़िया समझ में आया। तो यानी कि कहने का क्या आशय है, ए निगेटिव वाला ए पॉजिटिव को ब्लड दे देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा साथियों। लेकिन साथियों, ए पॉजिटिव वाला ए निगेटिव को जैसे ही ब्लड देगा, वैसे ही ए निगेटिव के अंदर, आरएच इसके अंदर, ए निगेटिव के ब्लड में ए पॉजिटिव के आरएच एंटीजन, क्योंकि इसमें ए पॉजिटिव में आरएच एंटीजन है, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी, एंटीबॉडी बनेंगी। बात समझ में आए? तो अगर एक बार दिया गया, पहली बार दिया गया, इनको चढ़ा दिया गया भाई ब्लड, पहली बार, तो अभी साथियों एंटीबॉडी बनेंगी, एंटीबॉडी बन रही होंगी, अभी बनी नहीं है। अगर बन जाती है एंटीबॉडी, तो इस एंटीजन को मार के खत्म करने का प्रयास करती है। समझ रहे हैं? अभी एंटीबॉडी किसके खिलाफ है? उस एंटीजन, आरएच एंटीजन के खिलाफ वाली है, तो उसको मारने के प्रयास करेंगे। समझ गए? लेकिन साथियों ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम अगर ब्लड थोड़ा दिया गया है, ब्लड का अमाउंट, ब्लड अमाउंट कम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ गए? बट यदि ये प्रोसेस, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, फिर से दोहराई जाए, फिर से क्या किया जाए? दोहराई जाए, मतलब फिर से रिपीट किया जाए, तो रिपीट किया गया, अगर दोहराई जाए, तो ए निगेटिव, ए निगेटिव में पहले से मौजूद, या पहले से मौजूद का मतलब पहले से प्रेजेंट, प्रेजेंट एंटीबॉडी, क्योंकि पहले बन चुकी हैं, ए पॉजिटिव आरएच एंटीजन, एंटीजन को मारने का प्रयास करेंगी। ठीक है? तो भाई ठीक है भाई, एंटीबॉडी मारने का प्रयास करेगी, लेकिन साहब मार नहीं पाएगी, क्योंकि ब्लड, बात यह है, अगर मार के खत्म कर देती तो चलो ठीक था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ए पॉजिटिव वाला ए निगेटिव को चढ़ा दिए, क्या कह रहा है? ब्लड का अमाउंट कम है तो कोई समस्या नहीं होगी शुरुआत में, बट यदि यही प्रोसेस फिर से रिपीट की जाए, तो ए निगेटिव में पहले से मौजूद प्रेजेंट एंटीबॉडी आरएच एंटीजन को मारने का प्रयास करेंगी। ऐसे में साहब सड़क जाम हो जाएगी, सड़क जाम हो जाएगी। हाँ भाई, ये तुम्हारी नली है। अब यहां पर क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है, किसके खिलाफ लड़ाई हो रही है? एंटीजन और एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी कौन है? अरे भाई, आरएच के खिलाफ वाली एंटीबॉडी, आरएच के खिलाफ वाली एंटीबॉडी। ठीक है? एंटीजन क्या है? अरे आरएच एंटीजन है, फिर से गया है, आरएच एंटीजन है, ये लड़ाई हो रही है, तो साहब यहां पर जाम लग जाएगा। ये अगर इसको मार के खत्म कर देती तब तो कोई दिक्कत नहीं था,
लेकिन साहब एंटीबॉडी और एंटीजन के लड़ाई के चक्कर में यहां पर ब्लड एग्लूटिनेट हो जाएगा, गुच्छा बना देगा। जिस शरीर में हर एक जगह नसों नसों में ब्लड का गुच्छा बन जाएगा। एंटीबॉडी अगर खत्म कर देती एंटीजन को तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन अब लड़ाई ऐसे हो गई कि सड़क जाम हो रहे हैं। पुलिस और अपराधी के बीच में लड़ाई में सड़क जाम हो गया है। ऐसे में साहब कार्य कैसे होगा? और हार्ट तो आराम तक नहीं करता। समझिए, दो धड़कनों के बीच आराम करता है। ऐसे में हार्ट पर प्रेशर आ जाएगा, व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? आपने कई बार सुना होगा कि भैया वो कोविड की वैक्सीन लगवाए और निपट गए। ये वैक्सीन क्या होता है आगे चलकर मैं बताऊंगा। साथियों, वैक्सीन इनएक्टिव वायरस पार्टिकल्स होते हैं या बैक्टीरियल पार्टिकल्स होते हैं। ये आपके शरीर में एंटीजन के रूप में प्रवेश करा दिए जाते हैं। आपके शरीर में जब एंटीजन दूसरा आएगा तो उसके खिलाफ क्या बनना चालू हो जाएगा? एंटीबॉडी। समझ गए? लेकिन मैंने क्या बोला? ये इनएक्टिव वायरस या बैक्टीरियल पार्टिकल्स हैं। ये कुछ करने वाले नहीं हैं, रोग नहीं पैदा करेंगे आपके शरीर में, आपकी एंटीबॉडी को जगा देंगे। बात समझे? और जब रियल में वो एंटीजन प्रवेश करेगा, रियल में वो वायरस या रियल में बैक्टीरिया प्रवेश करेगा आपके शरीर में, तो साहब आपकी एंटीबॉडी तो पहले से तैयार करवा दिए हैं कमजोर वाले आकर। तो क्या होगा? लड़ाई होगी। ऐसे में अगर एंटीबॉडी जीत गई, क्योंकि एंटीबॉडी पहले एंटीबॉडी जीत गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कहते हो ना, अरे हमने ये वैक्सीन लगवाया है, पोलियो का वैक्सीन लगवाया है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी पहले से बनी है। तो पोलियो की वैक्सीन का मतलब क्या था? पोलियो का वायरस था साथियों, इनएक्टिव था वो, आपके शरीर में गया, आपकी एंटीबॉडी को जगा दिया। पोलियो को मारने वाली एंटीबॉडी को। अब जब रियल में पोलियो का वायरस आएगा तो उसको मार के वो क्या करेगी? खत्म कर देगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन साथियों, अगर यही हो जाता कि ये एंटीबॉडी पोलियो के वायरस से लड़ती रहती, तो फिर वही हो जाता, ब्लड एग्लूटिनेट हो जाता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एग्लूटिनेट का मतलब गुच्छा बन जाता। और ऐसे में फिर जो व्यक्ति है जिसको वैक्सीन लगी है उसकी मौत हो जाती। या तो एंटीबॉडी उस एंटीजन को खत्म कर दे, रास्ता साफ हो जाएगा। बात समझ गए? और यदि जाम हो गया साहब, भी बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए कहा जाता है ए पॉजिटिव ए निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। ए पॉजिटिव वाला ए निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन ए निगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है। साथियों बताओ, ओ पॉजिटिव सर्वग्राही होगा, ओ तो सर्वदाता हुआ, तो बताओ ओ नेगेटिव सर्वदाता हुआ कि ओ पॉजिटिव? अब आप ही बताओ। ए में, सॉरी, ए बी ग्राही में कौन होगा? ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही है कि ए बी नेगेटिव? तो जब हम सर्वदाता की बात करेंगे साहब, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर है साहब, डोनर, यूनिवर्सल डोनर। कौन यूनिवर्सल डोनर? ओ नेगेटिव की ओ पॉजिटिव? क्या ओ पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को दे पाएगा? भाई ओ तो सबको दे लेता है, ठीक है। क्या ए ओ पॉजिटिव निगेटिव वाले को दे पाएगा? अभी यही पढ़े, पॉजिटिव निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। यानी कि ओ पॉजिटिव सर्वदाता नहीं हो सकता, ओ नेगेटिव सर्वदाता हो सकता है, यूनिवर्सल डोनर। बात समझ में आया? ऐसे साथियों, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव की बात करें तो ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होगा, पॉजिटिव वाला सबसे ले सकता है, नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव से नहीं ले पाएगा। बात समझे? तो ए बी नेगेटिव, सॉरी, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहा, लेकिन उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा।
वैक्सीन का भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि वैक्सीन क्यों लेते हैं, ताकि हमारे एंटीबॉडी क्या हो जाएं, जग जाएं। तो वैक्सीन इनएक्टिव या मरे हुए वायरस, जो कोरोना का वायरस जो कोविशील्ड आया हुआ था या कोवैक्सीन आया हुआ था, आप देख रहे थे। कोवैक्सीन या कोविशील्ड। कोवैक्सीन क्या था? कोवैक्सीन इनएक्टिव कोरोना का वायरस था, जो हमारे शरीर में इंटर करा दिया जाता था, छोटी सी बूंदों मतलब ड्रॉप में, ताकि हमारे शरीर में उसके खिलाफ क्या बनने लगे, एंटीबॉडी। और वो वायरस भी हमको रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैसा है, कमजोर है। लेकिन हमारी एंटीबॉडी तैयार करवा दिया। अब रियल में कोरोना अगर होगा, तो हमारी एंटीबॉडी पहले से तैयार है, कोरोना वायरस को मार देंगी। लेकिन यदि ऐसा कहीं हो जाए कि वही एंटीबॉडी सेकंड केस में रियल में जब कोरोना वायरस आए उससे लड़ती ही रहे, उसे मार ना पाए, यानी कि एंटीबॉडी कहीं ना कहीं कमजोर हुई ना, उतनी अच्छी एंटीबॉडी बनी नहीं थी ना। तो साहब इसीलिए कहते हैं कि हमें कोई ऐसी दवा दो जिससे अच्छी एंटीबॉडी बने। कुछ ऐसे आप सुने होंगे कि भैया कोविशील्डवा बड़ी अच्छी है कोवैक्सीनिया से, कोविशील्डिया लगवाओ। हालांकि इसमें बीच में हिंदू और मुस्लिम वाला भी विवाद आ गया था, खैर वो छोड़िए। समझ रहे हैं, ये आया हुआ था बीच में कि भैया कोविशील्डवा लगवाओ, कोवैक्सीनियस ज्यादा एंटीबॉडिया नहीं बनत। समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे थे। तो ये चीजें हैं, आपने समझा। ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव में कौन सर्वग्राही, आप जान गए कौन सर्वग्राही है भाई। ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही है और ओ नेगेटिव सर्वदाता है। यहां तक क्लियर। अब साथियों इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए साथियों क्या होता है, आप कई बार देखे होंगे हॉस्पिटल में जब बच्चा पैदा होता है तो सीवियर एनीमिया या सीवियर जॉइंटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, होता है। अगर आप थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये केसेस आते हैं। इसमें होता क्या है साथियों, यदि पिता का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है और माता का आर एच नेगेटिव है, माता का कैसा है, आर एच नेगेटिव, और पिता का कैसा है, आर एच पॉजिटिव। मैं इसको दूसरे पेज पे लेके चलता हूं तो शायद अच्छे से समझ पाओ। हाँ, जैसे पिता है, ये आर एच पॉजिटिव, और माता है आर एच नेगेटिव। इनके द्वारा जो बेबी होता है, मान लीजिए साथियों आर एच नेगेटिव हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माता का ब्लड ग्रुप सेम है और बच्चे का भी ब्लड ग्रुप सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि साथियों पिता के कारण ये पॉजिटिव हो जाए और माता का निगेटिव हो जाए, तब दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। समझ रहे हैं? तब तो समस्या है। क्यों? क्योंकि देखिए साहब आर एच पॉजिटिव बच्चा है, ये चाइल्ड है, ये मां के गर्भ में रहेगा, समझ रहे, यूट्रस में रहेगा। ऐसे में ये दोनों, बच्चा और मां, प्लेसेंटा के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसके थ्रू जुड़े होते हैं? प्लेसेंटा के थ्रू जुड़े होते हैं। समझ रहे हैं? ये प्लेसेंटा के थ्रू माता और बच्चा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो वैसे देखा जाता है चाइल्ड का ब्लड माता की ब्लड से मिलता नहीं है साथियों, चाइल्ड का ब्लड माता के ब्लड से ज्यादातर मिलता नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। लेकिन जब डिलीवरी होगी, जब बच्चे को मां के गर्भ से निकाला जाएगा, तो उस समय प्लेसेंटा पर कटिंग लगानी होती है। ऐसे में कुछ ब्लड चाइल्ड से किस में जा सकता है, माता में जा सकता है। 9 महीने कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब बच्चा कटेगा, मतलब बच्चा के प्लेसेंटा काटा जाएगा और बच्चे को बाहर निकाला जाएगा, तो चाइल्ड से कुछ ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू माता में चला जाएगा।
मतलब कटने के बाद जो प्लेसेंटा कुछ थोड़ा बहुत रहेगा माता में होगा, तो उससे कुछ ब्लड की लीकेज हो जाती है। ये बात समझ पा रहे हो? लीकेज हो जाती है साथियों। ऐसे में यदि माता में आरएच पॉजिटिव ब्लड गया, तो आप बताओ शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि माता में क्या बनेगा? एंटीबॉडी बनेगी। कम जा रहा है ना, ब्लड भी कम जा रहा है, एंटीबॉडी बनेगी। किसके खिलाफ बनेगी? यहाँ। तो इसमें क्या बनेगी? इसमें आप क्या कह सकते हैं? माता में आरएच पॉजिटिव बच्चे के खिलाफ, खिलाफ मतलब अगेंस्ट, इंग्लिश वाले ध्यान दें, अगेंस्ट। माता के आरएच पॉजिटिव बच्चे के अगेंस्ट माता में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा बाहर आ जाएगा एंटीबॉडी बनेंगे। बन गए। अब भैया अगर दूसरा बच्चा भी आरएच पॉजिटिव हुआ, दूसरा बच्चा आरएच निगेटिव हुआ तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर दूसरा बच्चा भी आरएच पॉजिटिव हुआ दोस्तों, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में माता में पहले से निगेटिव ब्लड है और बच्चे में पॉजिटिव ब्लड है। समझ रहे हैं? तो फिर वही चीज, 9 महीने कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन साहब जैसे ही प्लेसेंटा कटेगा, माता से ब्लड बच्चे में भी आएगा, बच्चे से ब्लड माता में भी जाएगा। ये दोनों केसेस होते हैं। तो ऐसे में जो ब्लड माता से बच्चे में जब ब्लड जाएगा, माता से बच्चे में जो ब्लड जाएगा पॉजिटिव ब्लड, मतलब उसमें तो एंटीबॉडी होंगी। बताओ, एंटीबॉडी होंगी कि नहीं? लो, एंटीबॉडी आ गई, एंटीबॉडी आ गई। अब ये एंटीबॉडी किसके खिलाफ है? आरएच पॉजिटिव बच्चे के खिलाफ। अब इसके ब्लड को, आरएच पॉजिटिव वाले को मारने का प्रयास करेंगी। बात समझ रहे हैं? इसके ब्लड को तोड़ेंगी। और ऐसे में आरएच पॉजिटिव कहाँ होता है? आरबीसी में होता है। आरएच एंटीजन तो आरबीसी में होता है। आरबीसी टूटने लगेगी। इसीलिए इरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं? आरबीसी को। इरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब समझते हो? आरबीसी का टूटना, आरबीसी टूटने लगेगी। बच्चे की जो आरबीसी है वो टूटने लगेगी। क्यों टूटने लगेगी? क्योंकि ये जो एंटीबॉडी आया है ना, ये आरएच एंटीजन को मार रहा है, उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में जो बच्चा होगा उसकी आरबीसी तुरंत टूटने लगेगी, क्योंकि उसका आरएच एंटीजन जाने लगेगा। इसीलिए कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, यानी कि फीटस का आरबीसी इरिथ्रोब्लास्ट हो रहा है, यानी कि फीटस का आरबीसी टूट रहा है। क्योंकि इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है? आरबीसी होता है। बात समझ गए? कब होता है? जब पिता आरएच पॉजिटिव है, माता आरएच निगेटिव है। यदि पहला बच्चा आरएच पॉजिटिव हुआ, प्लेसेंटा के कटने पर कुछ बच्चा बच्चे से मां में जाता है ब्लड, मां से बच्चे में आता है ब्लड, दोनों आदान प्रदान होगा। 9 महीने कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जो ब्लड आरएच पॉजिटिव मां में चला गया, तो मां में तो एंटीबॉडी बन जाएगा ना इसके खिलाफ। माता में क्या बनेगा? एंटीबॉडी का निर्माण होगा। बताएं। माता में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, माता में जब एंटीबॉडी बन गई, सेकंड बेबी फिर से आरएच पॉजिटिव, प्लेसेंटा कटेगा फिर वही 9 महीने के बाद। और यदि जो ब्लड माता से बच्चे में आएगा, उसमें तो एंटीबॉडी है आरएच के खिलाफ, आरएच एंटीजन के खिलाफ। अब ये एंटीबॉडी बच्चे के लिए खतरा बन जाएंगी, बच्चे के ब्लड को तोड़ देंगी एक तरीके से। तो बच्चे की मिसकैरेज होने के बहुत ज्यादा संभावनाएं होते हैं। मिसकैरेज भी हो सकता है, या फिर समस्या ये थी गर्भ से जैसे ही बाहर निकाला जाएगा, मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, डेथ हो जाए, डेथ वे भी हो जाएगा।
ये बात समझ रहे हैं? ये चांसेस सबसे ज्यादा है। तो होता क्या है ये अब सर, क्या मतलब शादी भी हमें देखना पड़ेगा क्या कि हमारा हस्बैंड क्या पॉजिटिव है या हम निगेटिव हैं? नहीं। अब इतना मॉडर्न जमाना आ गया है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी भाई? इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि साहब, ये जो वैक्सीन आ गई है, रोगम वैक्सीन इसको बोलते हैं। यहाँ मेरे पास शायद कहीं हो। हम्म, ये रोगम वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन, ये वैक्सीन है साहब। ये वैक्सीन अगर दे दिया जाए, कैसे दे दिया जाए साहब? जब बच्चे से माँ में ब्लड जाता है, शुरुआत में फर्स्ट डिलीवरी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस में ब्लड जाएगा, समझ रहे हैं? कौन जाएगा? आर एच एंटीजन जाएगा। आर एच एंटीजन। मान लीजिए बच्चा कैसा था, बच्चा कैसा था? आर एच पॉजिटिव। और माता कैसी थी? आर एच नेगेटिव। अब माता से जब 9 महीने के बाद प्लेसेंटा कटने के पास बाद ब्लड गया किसमें? माँ में, तो आर एच एंटीजन भी गया। और इसमें क्या बनने वाला था? एंटीबॉडी। लेकिन उससे पहले ही क्या लगा दिया गया? वैक्सीन मां को लगा दिया गया। क्या करने के लिए? इस आर एच एंटीजन को यहीं मार के खत्म कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे मां में कोई नई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और मां में यदि नई एंटीबॉडी नहीं बनी तो सेकंड बेबी अगर पॉजिटिव हो गया तो क्या ही दिक्कत है यार? बात समझ पा रहे हो? जब शुरुआत में देखो, जब फर्स्ट डिलीवरी के केस में ब्लड 9 महीने के बाद प्लेसेंटा कटने के बाद मिलता है जब ब्लड, तभी तो मैंने कहा था माता में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है? आर एच एंटीजन जब गया माता में तो एंटीबॉडी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि भैया ये जो वैक्सीनिया लगवा दिए हो ना, ये वैक्सीनिया क्या करेगी? आर एच एंटीजना को खत्म कर देगी। तो एंटीबॉडी बने नहीं बनेगी। और जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी लल्ला, तो क्या होगा? आप समझो। सेकंड बेबी अगर आर एच पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ पा रहे हो? तो हमें ये केस याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे में पूछा जाता है पिता आर एच पॉजिटिव हो, माता आर एच नेगेटिव हो। समझ रहे हैं? तो ऐसे में फर्स्ट डिलीवरी के समय या सेकंड डिलीवरी के समय क्या होता है? अब मैंने एक चीज आपको बताया था कि जैसे सीवियर एनीमिया या आप कह सकते हैं वो पीलिया की समस्या। देखिए साथियों, होता क्या है, जैसे मान लो ए है पिता का ब्लड ग्रुप, माता का है मान लो बी ब्लड ग्रुप। ठीक है ना? अब ऐसे में क्या होगा? अगर संतान में देखा जाए तो मान लीजिए, अगर साथियों संतान मान लिए होती है, एक संतान होती है, उसका ब्लड ग्रुप क्या आ जाता है? ए। और आप बहुत अच्छे से पढ़े हो, बी ए को नहीं दे सकता ब्लड, ए बी को नहीं दे सकता ब्लड। समझ रहे हैं कि नहीं? तो साहब ऐसे में प्लेसेंटा कटेगा जब 9 महीने के बाद, तो क्या दिक्कत आएगी? देखिए साथियों, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? इसमें अगर बी का ब्लड ए में और ए का ब्लड बी में मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, तो पहली बात तो इसकी जो एंटीबॉडीज होती हैं, मतलब बी की जो एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी बनेंगी, वो असल में आईजीएम प्रकार की एंटीबॉडी होती है। तो आईजीएम प्रकार की एंटीबॉडी जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं माता को और बच्चे को, ये एंटीबॉडी इसकी सुरक्षा करती रहती है, कवच के रूप में काम करती है। तो यहां कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत सबसे बड़ी आती है यहां पर आर एच एंटीजन वाले में, पॉजिटिव और निगेटिव खेल में।
बात समझ रहे हैं? तो यहां पर अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, बताते हैं ए और बी में थोड़ी, अगर थोड़ा बहुत ब्लड जाता भी है, समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत ब्लड जाता भी है, तो जितना आरएच वाले का दिक्कत आती है या आरएच वाले की, उतनी यहां दिक्कत नहीं आती। यहां फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? कि ऐसे में जो बच्चा होता है, बच्चा जो होता है उसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन, हाँ, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और बिलिरुबिन एक तरीके से जॉइंडिस का इंडिकेशन देता है। जॉइंडिस, भाई जाहिर सी बात है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी तो बच्चा पीलिया की दिक्कतें आती हैं, या थोड़ी बहुत आरबीसी खत्म होती हैं। समझ रहे हैं? आरबीसी समाप्त होती हैं। ऐसे में एनीमिया दिक्कत आ जाती है। लेकिन ऐसे में बच्चे की बहुत सीवियर कंडीशन नहीं होती। मैं, देखिए, यहाँ जो बी है, यहाँ ए है, आपको लगेगा ऐसे में तो ब्लड नहीं दिया जा सकता इनको। इसमें क्या दिक्कत नहीं आती है? मैं क्या कह रहा हूँ, दिक्कत आती है लेकिन बहुत कम दिक्कत आती है। हाँ, ये हो सकता है बच्चा एनीमिया से ग्रसित हो या पीलिया से ग्रसित हो, लेकिन उसकी फिर बाद में एक तरीके से थोड़ा बहुत इलाज किया जाए, मतलब उसको थोड़ा सा केयर में रखते हैं। उसके बाद डायग्नोस करके उसको सही कर देते हैं। माता की भी आरबीसी थोड़ी बहुत दिक्कत में आती है, थोड़ा बहुत ही मरती है, ज्यादा नहीं। लेकिन साथियों, सीवियर कंडीशन इसमें है। सीवियर कंडीशन इसमें, समझ गए? ये जो मैंने अभी बात तो है आईजीएम प्रकार के, अभी जब एंटीबॉडी के ये टाइप्स हैं, और जो नीट वाले बच्चे होते हैं उसको ये सब पढ़ते हैं, आईजीजी टाइप के एंटीबॉडी, आईजीएम टाइप के एंटीबॉडी। समझ रहे हैं? अगर ये भी समझ लिया जाए तो मतलब आईजीएम, आईजीजी, इसका कोई मतलब नहीं बनता कि हमारे जो एग्जाम है, चाहे पीसीएस लेवल के जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एंटीबॉडी के टाइप से नहीं पूछते। ठीक है? जो आपके मन में डाउट आता है कि सर ये बी है, ये ए है, तो ये समझिए माता को दिक्कत होती है, ए को भी दिक्कत होती है, मतलब बच्चे को भी दिक्कत आती है। लेकिन इतनी दिक्कत नहीं आती जितना आरएच वाले में आती है। इसमें भी क्या होता है, माता का कुछ आरबीसी मरता है, बच्चे में भी कुछ आरबीसी की डेथ होती है, खत्म होते हैं। लेकिन ये सीवियर कंडीशन के डेवलप, क्योंकि थोड़ा बहुत ही ब्लड का चेंजेस होता है, ऐसे में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती है। ये बात समझ रहे हैं? बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती है। और हमेशा नहीं आती। हमेशा का मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादातर होता क्या है, माता में वही बच्चा ठहरता है जो उसके अनुकूल हो। ये नेचर वाला, मतलब नेचर के हिसाब किताब से बना हुआ है। बच्चे में ज्यादातर ऐसे ही ब्लड ग्रुप आएंगे जो माता के लिए नुकसानदायक ना हो। लेकिन अगर कंडीशन ऐसा फंस भी जाता है तो उसमें बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, मेडिसिन देकर इसको सही किया जा सकता है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा दिक्कत कब बढ़ जाता है, जब पिता आरएच पॉजिटिव है और माता आरएच नेगेटिव है, और पहला बच्चा आरएच पॉजिटिव और सेकंड बच्चा भी आरएच पॉजिटिव हो जाए, सेकंड डिलीवरी में ये दिक्कत आती है। लेकिन वो भी दिक्कत खत्म जो ये साहब वैक्सीन आ चुकी है। समझ रहे हैं? बताएं। तो आपने आज, भले ही ये क्लास लंबी चली है, लेकिन साथियों आपको एंटीजन एंटीबॉडी का हिसाब किताब क्या था, ये बेहतर ढंग से समझ में आ गया है। उम्मीद है साथियों आपको बेहतर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार कमेंट करिए, और मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा दूसरे वीडियो में। ठीक है क्लास? जय हिंद। तो आज के लिए इतना ही।